नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। फ्रेंड्स अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग हम कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर हम यूनिट्स बना रहे हैं तो यूनिट्स बनती हुई चली जाएं और हम उस पर ध्यान ना दें, तो ऐसी भी कंडीशन घातक हो सकती है कि मान लीजिए हमको ज़्यादा यूनिट्स तैयार करना है और कम ही बन पाई, या फिर कम यूनिट्स तैयार करना है ज़्यादा बन गई, या फिर हो सकता है कि हमको अच्छी क्वालिटी देना हो तो हमने बेकार क्वालिटी दे दी, या फिर धोखे से बेकार क्वालिटी हो गई, या फिर उसका जो पूरा डिस्पैच था वो बेकार हो गया। तो वहाँ हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कंट्रोलिंग हम करेंगे कि हमको कितना यूनिट्स तैयार करना है और किन किन माध्यम से कैसे कैसे तैयार करना है। ठीक, एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो यहाँ एक भावना और उत्पन्न हो जाएगी कि जो जूनियर्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, या फिर जो वर्कर्स हैं वो नहीं किसी की बात को या फिर किसी के दिशा निर्देश को नहीं मानेंगे। तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे हम लोगों को नियंत्रित कर सकें कि अब आपको काम इतना करना है या फिर अब आपको काम नहीं करना है, रुकना है। ठीक, तो ये रहा फ्रेंड्स कंट्रोलिंग। अब अगर हम कंट्रोलिंग का डायग्राम समझे, डायग्राम के थ्रू अगर हम कंट्रोलिंग को देखें तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारी जो कंट्रोलिंग थी या फिर जो हमारा इंडस्ट्रीज़ है, ये है पूरा हमारा स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ का फ्रेंड्स। ठीक, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने क्या किया, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो कुछ ऐसे एलिमेंट थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे टर्म्स थे जिसको हमने बोल दिया था कि वो हमारे एक्शन है या फिर वो हमारे इनपुट डिवाइसेस या फिर इनपुट सिस्टम है। तो जो इनपुट पार्ट्स हैं हमारे, वो यहाँ पर हमारे एक्शन का पार्ट्स हैं। जैसे आपने बोल दिया कि प्लांट्स है उसकी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें आ जाएगा प्लांट्स में, और साथ के साथ आपका जो मटेरियल है वो आ जाएगा। साथ के साथ हमारा जो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। प्लानिंग भी यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक, तो अगर हम बात करें कि हमारी जो इनपुट है वो क्या होगी, प्लांट्स के अंदर प्लानिंग होगी। यहाँ पर प्लानिंग भी लिख लीजिए फ्रेंड्स। तो हमारी प्लानिंग होगी पहला, सेकंड होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, और उसके बाद क्या होगा हमारा कंट्रोल। फ्रेंड्स अगर बात करें ये रहा हमारा जो एक्शन है वो। अगर हम ऑपरेशन की बात करें कि हमारा ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, तो फ्रेंड्स अगर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन है। जब ऑपरेशन है, ऑपरेशन में क्या होगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो ऑपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने क्या किया फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर लिख दिया है परचेज। तो ऑपरेशन में आप क्या करोगे, परचेज करोगे। परचेज के बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन के बाद आप क्या करोगे फ्रेंड्स, मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग के बाद आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे। अगर बात करें फ्रेंड्स कि आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बना चुके हैं, तो आप प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की। तो आप कैसे परचेज करोगे। ठीक, अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड कैसे आप प्रोडक्शन निकालोगे, बनाओगे। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड है कि आप कैसे मार्केटिंग करोगे। ठीक, फोर्थ में आप क्या बताओगे कि हम कैसे अपने ट्रांसपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट को या फिर जो हमारे गुड्स तैयार हुए हैं। ठीक, ये तो था हमारा कि हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कैसे हमारा ऑपरेशन हुआ है। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें फ्रेंड्स, या फिर जो हमारे फंक्शन की हायरार्की थी, जो हमारा फ्लो डायग्राम था या फिर कंट्रोलिंग का था, तो उसको हम अगर देखें तो कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है वो आपने क्या किया, प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग में आप क्या करोगे, प्लानिंग तो आप चारों की करोगे कि कैसे हम परचेस करें। साथ के साथ आप ये भी बताओगे कि कैसे हम प्रोडक्शन करें। साथ के साथ आप ये भी बताओगे कि हम मार्केटिंग कहाँ करेंगे। साथ के साथ आप ये भी बताने वाले हो या फिर ये भी सोचने वाले हो, इसकी भी प्लानिंग करोगे कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस रूट से जाने वाला है या फिर किस माध्यम से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मेन फोकस रहेगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट किन माध्यम से या फिर किन ऐसे पाथ को फॉलो करें जिससे डिक्रीज हो जाए। फ्रेंड्स इसी प्रकार अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने परचेज़ का भी संगठन बनाएंगे कि हम परचेज़ को कैसे करेंगे। साथ के साथ हम प्रोडक्शन का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको करेंगे। साथ के साथ हम जो मार्केटिंग है उसको भी देखेंगे, और साथ के साथ हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी देखने वाले हैं कि हमको ट्रांसपोर्टेशन में किस प्रकार का अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर बात करें डायरेक्टिंग की, तो आप डायरेक्टिंग में भी यही देखोगे कि हम सबसे पहले तो दिशा निर्देश देंगे कि हमको कैसे परचेज करना है। उसके बाद हम बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है। तो इसमें भी हम गाइडेंस देंगे या फिर हम एक डायरेक्शन देंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है आपका, मार्केटिंग है फ्रेंड्स। तो मार्केटिंग में भी आप देखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी आप डायरेक्टिंग करने वाले हो, दिशा निर्देश देने वाले हो। ठीक, कि किस रूट से जाना है, और हो सकता है कि हम जो वाटर वे है उसको यूज़ करें, हो सकता है हम जो ट्रेन वे है उसको यूज़
यूज़ करें, हो सकता है हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस ट्रक की हेल्प लें, तो जैसा हमारा जहाँ पर रिक्वायरमेंट बनने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग फ्रेंड्स। अब अगर हम जो परचेस है उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम ज़्यादा या कम खरीद लें, तब भी दिक्कत होने वाली है फ्रेंड्स। ज़्यादा खरीद लेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, और कम खरीद लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बाधित होगा, रुक जाएगा। दोबारा अगर हम लेकर आएंगे, साथ के साथ अगर हम दोबारा भी खरीदेंगे तब भी हमारा जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए एक बार खरीद रहे हो और उसी को 2 बार खरीद रहे हो, तो 2 बार में होगा क्या कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ज़्यादा थोड़ा बहुत लग जाए, तो ऐसी भी वहाँ पर विषमता उत्पन्न हो सकती है। तो साथ के साथ अगर देखें तो आप जो प्रोडक्शन बन रहा है उस पर भी कंट्रोल करोगे कि कितने यूनिट्स तैयार करना है और कितने समय में तैयार करना है। अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग और कहाँ कर सकते हो, तो जो हमारी मार्केटिंग है वहाँ भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि कैसे हमको मार्केट में उसको सेल कराना है। इसी प्रकार अगर बात करें फ्रेंड्स कि हम ट्रांसपोर्टेशन को भी देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हमको किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये रहा उसका जो एक्शन था, उसका सिंबल या फिर उस एक्शन का ये प्लान स्टेप, और ये रहा हमारा ऑपरेशन कैसे हो रहा, और इसके बीच जो है वो हमारा प्रोसेस है कि किस प्रकार की प्रोसेस बीच में चल रही है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा फंक्शन था, तो फंक्शन का पहला पॉइंट क्या था, जैसा आप देख चुके हैं पहला पॉइंट था उसका प्लानिंग। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने प्लानिंग किस प्रकार से हमने करी है। तो प्लानिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, प्लानिंग में होगा कि फर्स्ट वाले में हमने किस तरह से प्लानिंग की है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। प्लानिंग से यह पता चलता है फ्रेंड्स कि हमको क्या करना है। अगर बात करें कि अभी हमने यहाँ पर देखा है फ्रेंड्स कि अभी आपने बोला कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर डिसीजन है कि हमने फ्यूचर में कैसा डिसाइड करना है या फिर क्या करना है। वो एक लेआउट हमने तैयार कर लिया कि फ्यूचर में हमने करना क्या है। तो अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं या फिर जिनका हम प्लानिंग करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि या क्या पता चलता है कि हमको प्लानिंग में करना क्या है। तो पहला तो यही पता लगता है कि हमको करना क्या है, व्हाट टू डू फ्रेंड्स, हमको करना क्या है। नेक्स्ट नंबर 2 हमको ये पता लगता है कि हमको करना क्यों है, वाई टू डू, क्यों करना है हमको। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में है फ्रेंड्स कितना करना है। ठीक, हाउ टू डू, कितना करना है या कैसे करना है फ्रेंड्स। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में है यहाँ पर कि कौन करेगा, कौन ऐसा बंदा है या फिर कौन ऐसा वर्कर है जो इसको करे। फ्रेंड्स अगर हम तीनों की बात करें, यहाँ पर चारों पॉइंट की बात करें, तो चारों में हम ये देखेंगे कि क्या करना है हमको। हम एक दिशा निर्देश का या फिर हम एक डायरेक्टिंग का इंतज़ार करेंगे जो हमको हमारी हायर अथॉरिटी बताने वाली है। हम ये देखेंगे कि हमको क्या करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमको क्यों करना है, क्योंकि हमको एक काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसका एक टारगेट होगा, एक उद्देश्य होगा। उसके बाद अगर बात करें कि कितना करना है, तो यूनिट्स यहाँ पर आ गई, या फिर कैसे करना है, कितना करना है। कितने की बात करें तो कितना यूनिट्स हमको बनाना है। अगर कैसे की बात करें तो कैसे हमको तैयार करना है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो कौन कौन करेगा। कौन कौन का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है हम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसमें हम सेमी जो स्किल्ड लेबर है उसको रखें, या फिर हो सकता है हम हाई स्किल्ड लेबर को रखें, या फिर जो हमारी अनस्किल्ड लेबर है उसको हायर करें। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम काम कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा प्लानिंग। अगर नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स कि आपने जो सेकेंड पॉइंट है फंक्शन का वो क्या है, तो नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देखने वाले हो कि हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन कराना है या ऑर्गेनाइजेशन से काम क्या होने वाला है, तो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन वर्कर का एक स्ट्रक्चर है जहाँ सभी वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। अगर बात करें ये वाले पॉइंट की फ्रेंड्स तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन। इसमें कहा गया है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्कर का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। अब देख लेते हैं हम कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होंगी फ्रेंड्स। हो सकता है कि जो हमारा डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग है। हो क्या सकता है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी। अगर उसका जो स्टेटस है, उसकी जो पद है, उसकी जो पोस्ट है, उसके अनुसार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। जितनी बड़ी पोस्ट होगी फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती हुई, उतनी ज़्यादा बड़ी या उतनी ज़्यादा होती हुई चली जाएंगी। तो अगर बात करें कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग का जो रिसोर्सेस है वो क्या होना चाहिए,
या फिर क्या होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास दो रिसोर्स होंगे। पहला रिसोर्स है हमारा, या फिर पहला हमारा टास्क होगा कि ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड होगा हमारा मटेरियल रिसोर्सेस। अगर फ्रेंड्स बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स की, तो यहाँ पर हम मैन पावर को देखने वाले हैं कि हमारी जो मैन पावर है उसकी स्किल्ड किस प्रकार की है, या फिर कितने हमको वर्कर की रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों को हमको हायर करना है, ठीक, काम ऑन टाइम कराने के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका कि कितना मटेरियल यूज़ होने वाला है, या फिर हमको कितना मटेरियल स्टोर करना है, या फिर कितना मटेरियल हमको कॉस्ट करना है, खरीदना है फ्रेंड्स, ठीक। तो ये रहा उसका। अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज में एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसको हमको अभी इस्टेब्लिश करना है, तो हम इंडस्ट्रीज़ लगाने से पहले ये दो चीज़ें ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत साधारण वे में, बहुत सिंपल उपलब्ध हैं तो ठीक है, अगर उपलब्ध नहीं है तो हमको उस पर सोचने की या फिर उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई जो इंडस्ट्रीज़ है उसको ऐसी जगह पर बना दिया जहाँ पर मैन पावर नहीं पहुँच सकती, या फिर जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज कम अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम इफ़ेक्टिव ढंग से और सटीक काम या फिर उद्देश्य नहीं पूरा कर पाएंगे। दूसरे की बात करें तो दूसरा यही सेकंड है कि मान लीजिए हमको किसी ऐसी जगह पर प्रोडक्शन करना है जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसकी जो खेती है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, और जो शुगर मिल है तो शुगर मिल हम राजस्थान में बना दें ले जाकर, या फिर दूसरे स्टेट में ले जाकर बना दें, या फिर इतनी दूर बना दें जहाँ पर, या फिर ऐसी जगह पर बना दें जहाँ पर जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसकी मात्रा कम है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा डिसएडवांटेज उत्पन्न होने वाले हैं। पहला तो यही उत्पन्न हो जाएगा कि जहाँ पर शुगर केन नहीं उपलब्ध होगा वहाँ पर हम अपना प्रोडक्शन, जितना हमारा डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है फ्रेंड्स कि जब हमारा, दूसरी चीज़ क्या होगी फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ ये होगी कि जब हमारा शुगर केन उपलब्ध नहीं है उस एरिए में, तो हम दूसरी जगह से उसको कॉस्ट करेंगे, दूसरी जगह से खरीदेंगे। जब हम दूसरी जगह से खरीदेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर होगा क्या कि जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसकी कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो हम प्रोडक्शन बना रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मान लीजिए पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, महंगा हो गया प्रोडक्ट, तो वर्कर जो कस्टमर्स हैं वो ख़रीदने वाले नहीं हैं। जो दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ है, उसके पास हमारे कस्टमर चले जाएंगे, और यही हमको नहीं करना है। अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करे रहना है, उनको दूर नहीं जाने देना है फ्रेंड्स, ठीक। तो आशा करते हैं ये दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। पहली स्टेप की बात करें तो यहाँ पहली स्टेप में हम देखने वाले हैं कि जो हमने वर्कर हायर किए हैं तो उनके द्वारा जो हमने चीज़ों को इकट्ठा किया, जो हमारी वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा किया है, उसको आइडेंटिफाई करना है पहले। तो कहने का मतलब कि वर्कर के द्वारा हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कराएंगे पहले, उसके बाद आइडेंटिफाई करके फिर हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग सौंपने वाले हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, पहला आपने क्या किया, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई में हो सकता है कि आपको जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से खरीदना है, जो आपका ह्यूमन पावर है या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कहाँ से हायर करना है, या फिर कहाँ पर हमको ह्यूमन जो पावर है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए और कम पैसों में भी उपलब्ध हो जाए। जो इंडस्ट्रीज़ है फ्रेंड्स उसका मेन कंसर्न क्या होगा कि कम समय में उसका काम हो जाए और साथ के साथ उसके पैसे भी बच जाएँ और उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर पहले में आपने देख लिया कि जो वर्कर हैं उनके द्वारा हमने ये आइडेंटिफाई करा लिया। उसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कराकर उन सबको, जो भी वर्कर्स थे या फिर जो भी ऑफिसर्स थे, हायर अथॉरिटी थे या फिर लोअर अथॉरिटी थे, उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सौंप दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के बाद आप उनको पावर दोगे, उनको अथॉरिटी दोगे। अथॉरिटी देने का मतलब ये है, अथॉरिटी आप कैसे दोगे, अथॉरिटीज़ एस और बना लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एस और होगा।
तो अथॉरिटीज़ की बात करें तो आप उनको ताकत दोगे जिससे क्या करें, वो लोगों से काम आसानी से करा सकें। तो अथॉरिटीज़ सौंपना होगी तो लोगों को अथॉरिटीज़ भी अलग अलग डिफरेंट टाइप से दी जाएगी। जिसकी पोस्ट ज़्यादा होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, जिसका जो पद है पद बड़ा होगा तो पावर भी बड़ी होगी फ्रेंड्स। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, अथॉरिटी सौंप दोगे उसको, उनकी शक्ति उनको पावर दे दोगे, पावर दे दोगे। अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो जो मटेरियल है उसको उसके रिसोर्सेज को उपलब्ध कराना है हम इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी तो हम डायरेक्टिंग करेंगे लोगों को। तो मटेरियल रिसोर्सेज को उपलब्ध कराना है, ये रहे उसके फ्रेंड्स प्रोसेस कि हमारा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है हमारा, डायरेक्टिंग है। अब हम दिशा निर्देश कैसे देंगे या फिर निर्देशित कैसे करेंगे लोगों को। तो अगर हम जो हमारा निर्देशित है या फिर गाइडेंस है फ्रेंड्स, या फिर जो हमारा यहाँ पर डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग क्या होने वाली, तो डायरेक्टिंग क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्टिंग है कि जो ऑर्डरिंग है, लोगों को ऑर्डर करना है, लोगों को कमांड देना है, लोगों की जो इंस्ट्रक्शन है उनको लोगों को बताना है या फिर लोगों को गाइड भी करना है। तो अगर इसकी बात करें तो क्या है, ऑर्डरिंग, कमांड, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स हमारे फॉलोवर्स होंगे या फिर हमारे वर्कर्स होंगे फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर मान लीजिए मैनेजर कोई एक दिशा निर्देश दे रहा है, गाइडिंग कर रहा है कि आपको इतनी यूनिट्स बनाना है। तो जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर जो लाइनमैन है, जो सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र और लाइनमैन क्या करेंगे, उसकी बात का पालन करेंगे और उस काम को पूरा कराएंगे फ्रेंड्स। ठीक, साथ के साथ ऑर्डरिंग भी करना होगा, हो सकता है लोग काम सही से ना कर पाएँ या फिर उनकी जो एफिशिएंसी है वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम ना करें, या फिर बीच में क्या करें, वो रेस्ट कर लें या फिर जो समय है उसको बिता दें या फिर काम में मन ना लगाएं। काम में मन नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हमारी क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं निकल पाएगा, और जब क्वालिटी ही डाउन हो गई तो जब क्वालिटी डाउन होगी तो हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे सही तरह से फ्रेंड्स। ठीक, अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें कि दिशा निर्देश में कौन कौन से बातों का पालन किया जाता है या फिर किस किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया जाता है या फिर निर्देशित लोगों को कैसे किया जाता है। तो पहला तो है आपका कि कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन के थ्रू की बात करें, संप्रेषक के थ्रू बात करें, तो संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण का मतलब है फ्रेंड्स कि लोगों को हम क्या करें, अपनी बातों से, अपने वाणी से लोगों को दिशा निर्देशित करें कि भैया अब आपको इस तरह से काम करना है। हो सकता है हम क्या करें, एक मीटिंग आयोजित करा लें या फिर एक कॉन्फ्रेंस करा लें जिस पे हम कंपनी के जो कंपनी में जो हमारे मशीन्स यूज़ हो रही हैं उनके ऑपरेशन या फिर उनके वर्किंग के बारे में बता दें कि कौन सी मशीन कैसे ऑपरेट होने वाली है, या फिर ऐसे भी बता दें कि अगर हम अच्छा काम करेंगे कंपनी के प्रति तो कंपनी हमको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। ठीक, तो कम्युनिकेशन ऐसे हो गया कि हम अपने लोगों के थ्रू लोगों को बताएं कि ऐसे हमको काम करना है। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है फ्रेंड्स लीडरशिप। अगर लीडरशिप की बात करें, नेतृत्व की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है, जो हमने ग्रुप तैयार किए हैं, उन ग्रुप में हम क्या करेंगे, हम लोगों में से ही उनका लीडर चुन लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम पूरी कंपनी का लीडर एक चुन लें, या फिर हो सकता है कि हम ग्रुप वाइज लीडर को चुनें, जिससे क्या करें, वो जो लीडर है वो उसका नेतृत्व करें, अपने ग्रुप को दिशा निर्देशित करें। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। फ्रेंड्स मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, तो हो सकता है कि मोटिवेशन अलग से भी पूछ ले। तो फ्रेंड्स अगर बात करें प्रेरणा की या फिर मोटिवेशन की बात करें तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट करोगे, तो सपोज एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप क्या कहो, अपने इंडस्ट्रीज़ या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनको आप ये कहो कि अगर आपने अपना काम इफ़ेक्टिव ढंग से और कम समय में अगर आपने काम कर लिया है, या फिर जो उसको निर्धारित समय दिया गया था, या फिर ये भी कह सकती है फ्रेंड्स कि जो अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन क्या था फ्रेंड्स, मोटिवेशन था कि जो बंदा है उसको हमने हायर किया है,
तो वो किस प्रकार से काम करे उसको हम प्रेरित करते रहें, जिससे वो अपनी अच्छी या फिर हाई एफिशिएंसी के साथ वो काम करता है। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कि हम लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो अपना काम सही से या इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो अगर मोटिवेशन के टाइप्स की बात करें तो मोटिवेशन 4 प्रकार का होगा फ्रेंड्स। एक इंटरनल मोटिवेशन, सेकेंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, थर्ड पॉजिटिव एंड फोर्थ वन इज नेगेटिव मोटिवेशन। तो अगर हम बात करें इंटरनल मोटिवेशन की, फ्रेंड्स ये लिख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में अलग से भी मोटिवेशन पूछा जाता है, तो आपको चारों ही अच्छे से डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि सेकंड की, तो लास्ट वाले की, तो लास्ट था आपका नेगेटिव मोटिवेशन। अब देखते हैं तीनों का मतलब क्या है। अगर बात करें इंटरनल की, तो फ्रेंड्स इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है कि हम इंटरनली किसी बंदे की बातें, किसी बंदे के काम को देखकर या फिर काम को देखकर ना हम क्या करें, खुद ही अपने मन में ही क्या करें, सेल्फ मोटिवेट हो जाएं, स्वतः ही मोटिवेट हो जाएं कि इंटरनली हम क्या करें, अपने खुद ही अंतरात्मा से हम क्या करें, मोटिवेट हो जाएं कि मुझको ये काम बहुत कम समय में करना है या मुझको बहुत जल्दी ये काम करना है। तो इस प्रकार के मोटिवेशन को हम इंटरनल बोल देंगे। एक्सटर्नल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो आपका मैनेजर है या फिर जो आपका कोई अदर एम्प्लॉई है या फिर जो आपका लीडर है, तो उस लीडर को कंपनी ने प्रमोट कर दिया हो। अब प्रमोट कर दिया हो जिसके कारण क्या करे, वो अपनी प्रेरणा, अपनी स्टोरी लोगों को बताए कि मैंने ऐसे काम किया या फिर मैंने इस कंपनी का ये इतना फ़ायदा कराया जिसके कारण मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी पदोन्नति हो गई। तो उस कारण अगर इस टाइप का कोई भी प्रमोशन होगा या फिर कोई हम दूसरे की बातों को सुनकर, दूसरे की स्टोरी को जानकर अगर मोटिवेट होंगे, तो उस प्रकार का मोटिवेशन हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाने वाला है। अगर थर्ड की बात करें पॉजिटिव मोटिवेशन की, तो पॉजिटिव मोटिवेशन में फ्रेंड्स आप देखोगे कि कंपनी, अगर हम पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें तो पॉजिटिव मोटिवेशन वो मोटिवेशन होगा जिसमें कंपनी क्या करे, कंपनी ये कहे कि अगर आपने काम अपने निर्धारित समय से पहले कर लिया है या इफेक्टिव ढंग से किया है तो कंपनी आपकी पदोन्नति कर देगी, आपको प्रमोट कर देगी। तो इस प्रकार का कोई भी मोटिवेशन होगा फ्रेंड्स, तो उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव मोटिवेशन। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको आगे प्रमोट कर देती है। तो ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव मोटिवेशन ही है। फ्रेंड्स सारी कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको बोनस प्रोवाइड कराती हैं, जिस कारण जो बोनस है वो भी एक प्रकार का पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। अब नेगेटिव मोटिवेशन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें नेगेटिव मोटिवेशन की, तो नेगेटिव मोटिवेशन वो मोटिवेशन होगा जिसमें कंपनी ये दिशा निर्देश दे या फिर जो एम्प्लॉय को, जो मैनेजर है वो ये कहे कि अगर आपने अपना काम सही ढंग से नहीं किया या निर्धारित समय से पूरा नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी, उसको हटा देगी या उसकी पदोन्नति नहीं करेगी, उसका डिक्रीमेंट कर देगी, उसकी जो पावर है उसको कम कर देगी या फिर उसकी सैलरी भी काट सकती है। तो इस प्रकार का, या ऐसा भी कह सकती है कि उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो मोटिवेशन है उसको हमने बोल दिया नेगेटिव मोटिवेशन। तो ये रहा फ्रेंड्स कि आपका जो डायरेक्टिंग थी वो। अब एक और बचा है, उसको और देख लीजिए कि हमारा कंट्रोलिंग है क्या। फ्रेंड्स अगर बात करें कंट्रोलिंग, तो ये क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों को क्या करते हैं, समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो जैसा कंट्रोलिंग है फ्रेंड्स कि हम क्या कर रहे हैं, समय समय पर जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी गतिविधियों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग अपने मनमानी तरीके से काम करेंगे या फिर जो उसका जो उद्देश्य है कंपनी का, वो उद्देश्य को भूल जाएंगे और उद्देश्य को भूलकर काम करना शुरू कर देंगे। अब जब उद्देश्य को भूलकर काम करना शुरू कर देंगे फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं बन पाएगा और कहीं ना कहीं कंपनी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो एक बार प्रोसेस जान लीजिए कि जो प्रोसेस है वो क्या है। तो प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये रहा हमारा प्रोसेस और कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा। यहाँ भी हम इनपुट और आउटपुट चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें इस वाले में कि जो हमारा यहाँ पर है उसके क्या ऐसे उपाय हैं या फिर उसके जो प्रोसेस है उसको कैसे आपने अलग अलग किया है। तो देख लीजिए, अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या है, पहला कंट्रोल, पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप आपका ये है, थर्ड आपका ये है। अगर बात करें पहले वाले की तो यहाँ पर आप यस और नो कंट्रोल कहलाएंगे, हाँ नहीं, हाँ या नहीं नियंत्रण कहलाएगा, यहाँ पर कंट्रोलिंग कहलाएगा। अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर ये होगा कि हमको कितना काम करना है या फिर अब करना है, हाँ तो हाँ होगी,
करना है तो हाँ तो करना शुरू कर दो, या फिर प्रोडक्शन बनाना है या फिर यूनिट्स तैयार करना है तो अगर हमको एक दिशा निर्देश मिल गई उसके तहत हमने काम किया तो वो हमारा हाँ या ना हुआ। कहने का मतलब ये है यस या नो में हमारा अगर कंट्रोलिंग हो रहा है कि हाँ हम करेंगे या फिर हम नहीं करने वाले, अभी किया जाए काम या फिर नहीं किया जाए, या यूनिट बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, तो इस प्रकार का जो कंट्रोल है वो कंट्रोलिंग हमारा यस और नो कंट्रोलिंग कहलाएगा। ये हमारा जनरली हमारा जो यस और नो कंट्रोलिंग है वो हमारा डिपार्टमेंट के थ्रू हमारा बताया जाता है। जो हमारा मैनेजिंग डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर यस और नो प्रोवाइड कराता है कि अब आपको यूनिट चलाना है या फिर अब आपको नहीं चलाना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका स्टीयरिंग। अगर स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो स्टीयरिंग कंट्रोल में आपका होगा सत नियंत्रण। अगर सत नियंत्रण की बात करें फ्रेंड्स तो सत नियंत्रण में आप देखेंगे इस पर आप लगातार आप इसको प्रोसेस को कंट्रोल करते रहेंगे। हो सकता है आपकी यहाँ पर लगातार का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपकी जो यूनिट्स बन रही है उसको आप सारी यूनिट्स तैयार कर रहे हो, चेक कर रहे हो। अब जब सारी यूनिट्स की टेस्टिंग होगी हो सकता है कोई यूनिट्स ख़राब हो जाए या कोई ठीक ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बन जाए या फिर ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की बन जाए, तो वहाँ भी हम लगातार कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे वहाँ पर कंट्रोलिंग करते रहेंगे। साथ के साथ हम यहाँ पर ये भी कंट्रोलिंग करते रहेंगे कि जो हमारे वर्कर हैं वो इफेक्टिव ढंग से काम कर रहे हैं, मनमानी तरीके से तो काम नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारा सत नियंत्रण में ही आएगा, स्टीयरिंग कंट्रोल में आएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें कि फीडबैक कंट्रोल तो फर्स्ट पुष्टि नियंत्रण। फ्रेंड अगर बात करें आउटपुट तो आउटपुट हम देखेंगे कि जो आउटपुट वाला है उसको हमने बोल दिया फीडबैक नियंत्रण। अगर बात करें कंट्रोलिंग की, फीडबैक कंट्रोलिंग की, तो फीडबैक कंट्रोलिंग में हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो आउटपुट है फ्रेंड्स वो किस प्रकार का बना है। क्या जितना हमने इनपुट में दिया था या फिर जो हमारा इनपुट की जो हमारी उद्देश्य था उस उद्देश्य को फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम फीडबैक कंट्रोल से भी कंट्रोलिंग करा लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स कि हमको सपोज दैट कि एक यूनिट बनाना थी और उसकी जो क्वालिटी थी वो ठीक ठाक रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से उसको मैच करेंगे। अगर दोनों में कंपैरिजन, अगर दोनों की तुलना डिफरेंट आ रही है या फिर दोनों की तुलना में अगर बहुत समानता आ रही है तब तो ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंशिएशन उत्पन्न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे और उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा फिर बनाएंगे। तो ये रहा आज का सेशन फ्रेंड्स, और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मात्र 12 लेक्चर में आपकी पूरी IMED हम कवर करेंगे, ख़त्म कर देंगे। और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। तो ठीक है।